कस्टमर है तभी तो मार्केट है। अगर कस्टमर नहीं तो मार्केट नहीं। यानी इससे ये पता चलता है कि कस्टमर कितना बड़ा आदमी है मार्केट के लिए। और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन और कस्टमर की प्रोटेक्शन दोनों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि उसने स्टार्ट किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमारे इस चैप्टर का और पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सीरीज का आखिरी चैप्टर होने वाला है। और ये चैप्टर आता है 6 मार्क्स का। डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है और तो और केस स्टडी भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल रहेंगे और बहुत ज्यादा आसान रहेंगे, तो पूरे नंबर्स आप अचीव कर सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक केस के साथ। केस है सुरेश का। सुरेश नाम का आदमी एक मेडिकल स्टोर जाता है, मेडिकल स्टोर से 500 रुपए की एंटीबायोटिक्स खरीदता है। जब घर आता है तो चेक करता है और मेडिकल स्टोर से जो एंटीबायोटिक उसने ली थी उस पर एक्सपायरी डेट 2 महीने पहले की होती है, यानी वो मेडिसिन एक्सपायर थी। अब जब सुरेश उस मेडिसिन शॉप पास जाता है वापस इस बात की कंप्लेन लेके कि ये तो एक्सपायर्ड आपने मेडिसिन दे दी, तो मेडिकल शॉप वाला बोलता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लीजिए, यानी कंपनी वाले से बात कर लीजिए। कंपनी वाले मना कर देते हैं कि हम इसका कोई भी क्लेम नहीं करेंगे। तो बेचारा अब सुरेश अपने पैसों के लिए जाएगा। तो सुरेश जाएगा कंज्यूमर फोरम। और ये कंज्यूमर फोरम होता क्या है हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लेकिन ऐसे कंज्यूमर्स को बहुत बेवकूफ बनाया जाता है, दुकानदार बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। तो इसी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो और एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्यूचर कस्टमर, आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में इन कस्टमर राइट्स और कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे आप फ्यूचर में आपके लिए जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होगी उससे आप डील कर सकते हैं और बच सकते हैं कंज्यूमर फोरम की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसके लिए बनाया गया? बनाया गया कंज्यूमर के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर है कौन। तो कंज्यूमर वो आदमी है जो कि कोई गुड्स खरीदेगा या किसी से सर्विसेज हायर करेगा। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज अ गुड और हायर्स अ सर्विसेज फॉर द पर्सनल यूज ओनली। अगर बात आती है रीसेल करने की, जैसे कि कोई आदमी सेकंड हैंड व्हीकल बेच रहा है, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, वो ना सेलर कहलाएगा। सेकंड हैंड गुड्स पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यूजफुल नहीं है और ना ही लागू होता है। ये एक एग्जाम्पशन है कि सेकंड हैंड गुड्स और कमर्शियल गुड्स पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फुलफिल नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ फर्स्ट हैंड गुड्स पे ही लागू होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पढ़ने के लिए हम कंज्यूमर के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कंज्यूमर एक पर्सन है जो कि एक गुड्स या सर्विसेज हायर करेंगे या गुड्स परचेस करेगा और सर्विसेज हायर करेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ उसके पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए। अब कंज्यूमर के बारे में समझ के इतना तो समझ आ गया कि कंज्यूमर एक अच्छा आदमी है, और अच्छा आदमी होने के नाते इसके पास बहुत सारे राइट्स सरकार को देने चाहिए, वरना फालतू में लोग उसे बेवकूफ बनाते रहेंगे। अब क्या क्या राइट्स सरकार ने दिया है इसे, यानी गवर्नमेंट कौन कौन से राइट्स इसे दी है, ये पढ़ते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कंज्यूमर को टोटल 6 राइट्स दी है। सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी ये बोलता है कि कोई भी कंज्यूमर अगर कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है या सर्विसेज ले रहा है, तो वो जो सर्विसेज या प्रोडक्ट होगा वो उसकी जान के लिए नहीं हो, यानी हार्मफुल नहीं होना चाहिए और टॉक्सिक नहीं होना चाहिए जिससे उसकी जान जा सकती है। तो ऐसे प्रोडक्ट उसे नहीं मिलने चाहिए। राइट टू सेफ्टी सबसे पहले तो यही बोलता है। दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन। एक कंज्यूमर एक सेलर से कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के लीगल राइट्स उसके पास हैं तो। अब राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत सारी जगह काम आता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई टीवी लेने जा रहे हैं, कोई फ्रिज लेने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो सेलर आपको बहुत सारी चीजें बताता है, वही राइट टू इंफॉर्मेशन का पार्ट कहलाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन के बाद आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल इसलिए है ताकि कंज्यूमर को कंपनसेट किया जाए। अगर आप जो टीवी लेते हो वो टीवी खराब हो जाता है तो कंपनी वाले उस टीवी को रिटर्न नहीं लेते। आप कंज्यूमर फोरम जाएंगे, कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करेंगे, केस फाइल करने के बाद आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो ये राइट्स कंपनसेशन लेने का यानी पैसे लेने का सामने वाले से राइट टू सीक रिड्रेसल कहलाता है। राइट टू सीक रिड्रेसल के बाद है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। जैसे कि अगर मैं कोई दुकानदार से कुछ सामान खरीदता हूं और दुकानदार मना कर देता है, याद है सुरेश वाला केस? सुरेश वाले केस में दुकानदार उसकी बात सुनता नहीं है और डायरेक्टली मना कर देता है कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। तो वही सुरेश वाले केस में राइट टू हर्ड उसका वायलेट होता है, यानी कि दुकानदार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा, ना डिस्ट्रीब्यूटर की बात सुन रहा है, तो वहां पर उसका राइट टू बी हर्ड वायलेट होता है। अब हमने कितने राइट्स देखे? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल। अब 2 राइट्स और बचते हैं। अब 4th राइट है राइट टू चूज। सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू चूज कहलाएगा, क्योंकि यहां पर एक कंज्यूमर किसी भी सेलर से अपने एडवांटेज के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकता है बिना किसी भी प्रेशर के।
सेलर्स बहुत बार प्रेशर देते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट चूज करिए, आप ये वाला प्रोडक्ट चूज करिए, और आप बहकावे में आके दूसरा प्रोडक्ट उठा लेते हैं। आपके चॉइसेस के साथ फ्रॉड होता है। लेकिन यहाँ पर एक और राइट मिलता है कंज्यूमर को कि कंज्यूमर अगर कोई अपने चॉइस से कुछ चीज खरीदना चाहता है तो बिल्कुल खरीद सकता है, रेदर देन सामने वाले की चॉइस से। यानी सेलर इन्फोर्स नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एट द एंड फाइनल विल आपका होना चाहिए। और लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये बताता है कि सारे कंज्यूमर्स, जितने भी कंज्यूमर होंगे जो पर्सनल यूज के लिए और पर्सनल गुड्स यानी फर्स्ट हैंड गुड खरीद रहे होंगे, उन्हें ये सारे राइट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तभी वो इस राइट्स को एक्सरसाइज कर पाएंगे, और जो भी उनके साथ वायलेशन होता है यानी कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती है तो वो इससे डील कर पाएंगे। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन पूरे के पूरे 6 राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही राइट बाकी सब राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जनरल पब्लिक को यानी कंज्यूमर्स को। अब इन राइट्स की जरूरत पड़ती क्यों है, अब ये पढ़ते हैं। मान के चलिए आप खुद एक दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार आपको बेवकूफ बना देता है। आप किसके पास जाएंगे? तो आपके पास राइट्स दी हुए हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की हेल्प से आप डिस्ट्रिक्ट फोरम जाओगे यानी कोर्ट जाओगे और उस बंदे के खिलाफ पे केस फाइल करोगे। ये सारे राइट्स आपके लिए हेल्पफुल है। आप सोच रहे होगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में तो बहुत सारे राइट्स कंज्यूमर के पास है, यानी दुकानदार के लिए तो ये बहुत जानलेवा हो गया भाई, लोग फालतू में आएंगे और उसके खिलाफ कोई भी केस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो गवर्नमेंट बोलता है। कंज्यूमर को बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी राइट्स को एक्सरसाइज करने से पहले। सबसे पहले कंज्यूमर को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इसके लिए अपने जो भी प्रोडक्ट वो बाय कर रहा है उसके लिए वो सबसे पहले तो कैश मेमो ले। कैश मेमो बोलने का मतलब है बिल या रिसीट्स। अगर उसके पास बिल या रिसीट है तभी वो उस चीज के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। अगर बिल या रिसीट नहीं तो कुछ भी नहीं, यानी वो सेल यानी परचेस हुआ ही नहीं। गवर्नमेंट ये मानता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम। 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम बिल्कुल हमारे जुडिशरी जैसा है। जैसे कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट में हाई कोर्ट है और सेंटर में सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी 3 रिड्रेसल फॉर्म्स में कन्वर्टेड है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, देन सेकंड स्टेट कंज्यूमर फोरम और थर्ड है नेशनल कंज्यूमर फोरम। अब ये तीनों की एक्टिविटीज अलग होंगी, तीनों के बेंचमार्क्स अलग होंगे। अब ये तीनों को डिफरेंशिएशन करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाला है, या तो 6 नंबर में या तो 4 नंबर में, या तो केस स्टडी में 3 या 4 नंबर में आना फिक्स है। तो चलिए अब इसको डिटेल में और डिफरेंशिएशन करके पढ़ेंगे बेसिस के हिसाब से। अब अगर बंदे ने कंप्लेन कर दी तो कोर्ट के जज क्या क्या रेमेडीज दे सकते हैं, यानी उसके खिलाफ क्या क्या केस बना सकते हैं और पनिश कर सकते हैं, ये समझते हैं। तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स, यानी सामने वाले को क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले बायर उसको पूरे लॉस का पैसा कंपनसेट करेगा, यानी कि पैसे कंपनसेट किए जा रहे हैं। सेकेंड, अगर कोई प्राइस ऊपर नीचे है तो प्राइस के हिसाब से भी कंपनसेशन होगा। अगर कोई फॉल्टी प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट एक्सचेंज भी हो सकता है, यानी प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। और तो और अगर आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो आप प्रोडक्ट के बदले पैसे भी ले सकते हो। अब इतने सारे रेमेडीज हैं, लेकिन एक रेमेडी आप याद रखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी जज उसको जेल नहीं भेजेगा जब तक वो दूसरी बार सेम क्राइम ना कर ले। अगर पहली बार किया है तो ठीक है, हम उससे नॉर्मल कंपनसेशन लेके छोड़ देंगे। लेकिन अगर सेम क्राइम सेकेंड टाइम रिपीट होता है, यानी फिर से वो कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करता है कंज्यूमर के साथ, तभी उस केस में वो जेल जाएगा, वरना जेल नहीं जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंस समझना। तो डिफरेंस को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, यानी 3 बेसिस पे बांटेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट के हिसाब से, देन सेकंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, देन थर्ड रहेगा टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द कंज्यूमर कैन फाइल द कंप्लेंट। अब ये तीनों के हिसाब से समझेंगे। तो सबसे पहले है अमाउंट। अमाउंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बोलता है कि अमाउंट अगर 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का है तो केस कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम पे। और अगर 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ तक का केस है तो होगा स्टेट कमीशन में। 10 करोड़ से जितना भी ज्यादा है और जितना भी ऊपर है सब जाएगा नेशनल कमीशन में। अब समझते हैं मेंबर्स के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट में होगा एक जज, जो जज होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होना चाहिए, और तो और इसके साथ 2 मेंबर रहेंगे। अब एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर हो गए, टोटल 3 मेंबर। अब 3 मेंबर रहेंगे डिस्ट्रिक्ट में। अब ऐसे ही स्टेट पे कितने रहेंगे? तो एक प्रेसिडेंट रहेगा, यानी कि ये जज रहेगा, और कहाँ का? जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था वो रहेगा हाई कोर्ट का, और उसके साथ 4 मेंबर रहेंगे। इसमें से एक फीमेल होनी जरूरी है। अब सेम यही फॉलो होता है नेशनल कमीशन के लिए भी, यानी एक प्रेसिडेंट होगा और 4 उसके साथ अलग मेंबर होंगे जिसमें से एक वुमेन होनी जरूरी है। अब ये पढ़ने के बाद नेक्स्ट देखते हैं डेज। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई भी केस होगा तो 45 डेज के अंदर कंप्लेन होनी चाहिए। देन अगर वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के समन से या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फाइनल रिजल्ट से
नाखुश है बंदा, तो वो स्टेट कमीशन के पास जंप कर सकता है, लेकिन जंप करेगा 30 डेज के अंदर, और 30 डेज के अंदर उसे स्टेट कमीशन के पास अपनी रिपोर्ट फिर से लिखवानी पड़ेगी। अगर स्टेट कमीशन फिर से उसके खिलाफ डिसीजन पास करता है तो नेशनल कमीशन के पास जाएगा फिर से वो 30 डेज के अंदर। लेकिन फाइनल ये याद रखेंगे, अगर वो नेशनल कमीशन से भी खुश ना हुआ डिसीजन से, तो उस बंदे के पास फिर भी राइट होते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का। तो यहाँ पर हम इसके डिफरेंस समझे और हम ये भी देखें कि ये तीनों कमीशन के ऊपर भी एक कमीशन रहेगा, यानी ऊपर भी एक कोर्ट रहेगा जो कि रहेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ही 3 डिफरेंस एग्जाम में आएंगे और तीनों के तीनों आपको पूरे के पूरे लिखने पड़ेंगे। आप चाहे तो हो सकता है कि वो फीमेल वाला पॉइंट जो हो वो आप डाल सकते हैं अलग अलग एंगल से, तो टोटल 4 डिफरेंसेस समझ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हु कैन फाइल अ कंप्लेन। अब हु कैन फाइल अ कंप्लेन में हम ये देखेंगे, अगर कोई आदमी मर जाता है कुछ प्रोडक्ट का यूज करते करते, तो उसके बिहाफ पे कौन कौन केस लड़ सकता है। तो सबसे पहले तो उसके लीगल गार्जियंस, देन सेकंड होंगे पेरेंट्स। लीगल गार्जियन और पेरेंट्स दोनों का मतलब अलग होता है लॉ की नजर में, तो ये दोनों ही लड़ सकते हैं। देन तीसरा, एनजीओ आके हेल्प कर सकता है लड़ने की। और चौथा, अगर वो अकेला आदमी था लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी इफेक्ट हुए, तो एज अ ग्रुप भी केस लड़ा जा सकता है। और तो और अगर इन लोग केस नहीं लड़ रहे हैं तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट केस लड़ सकता है। जैसे कि आपने एक मूवी तो देखी होगी, जॉली एलएलबी वर्सेस द स्टेट वर्सेस द जॉली एलएलबी, तो यहाँ स्टेट केस लड़ता है जॉली एलएलबी के साथ। तो ऐसे करके हम केस लड़वा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कंज्यूमर के साथ में। अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि रहेगा मार्क्स। अब ये मार्क्स होते क्या है? मार्क्स हमें ये बताते हैं कि प्रोडक्ट कितना सेफ है। तो आपने सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट मार्क देखा होगा जो कि होता है FSSAI का, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो अथॉरिटी है ये अपनी मार्क डालती है, ये बताती है कि वो फूड सेफ है। देन एक और मार्क देखा होगा, जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो सब पूछते हैं कि हॉल मार्क क्या है। हॉल मार्क को ही BIS मार्क भी बोलते हैं। तो ये इस चीज की गारंटी देता है कि वो सोना प्योर है। एक मार्क होगा ISI, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और तो और मेटल अप्लायंसेस में बनाया जाता है, ये बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट एकदम सॉलिड है और सॉलिड मेटल्स का यूज करके बनाया गया है, इसमें प्योरिटी है। अब ISI का मार्क आप बहुत सारी चीजों में देखते होंगे, जैसे कि आपके घर में आयरन होगा या कोई केटल होगा या गैस सिलेंडर्स होंगे, ये सब में ISI बने रहते हैं, ये सेफ्टी दिखाते हैं। देन थर्ड मार्क है अपना एग मार्क। एग मार्क ये बताता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितना सेफ है। और लास्ट है अपना FPO यानी फूड प्रोसेस आउटसोर्स। अब ये फूड प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है? तो फूड प्रोसेस, अगर कोई टेट्रा पैक हम यूज करते हैं जो कि फूड का बना, तो उस पे FPO मार्क का होना जरूरी है। जो भी इंग्रेडिएंट्स फूड्स के डले होंगे, क्या वो हार्मलेस है, क्या वो हार्म करते हैं? अगर हार्म करते हैं तो FPO मार्क नहीं रहेगा, लेकिन हार्मलेस रहेगा तो FPO मार्क होगा ही होगा। जैसे कि आप ग्रीन डॉट और रेड डॉट देख के पता करते हो कि कौन सा वेजिटेरियन है और कौन सा नॉन वेजिटेरियन है, ऐसे ही बहुत सारे मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे होते हैं जो ये बताते हैं कि फूड की क्वालिटी और स्टैंडर्ड कैसा है। और ये मार्क्स चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के लिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। अगर बिना प्रोडक्ट चेक किए और बिना मार्क्स चेक किए कोई प्रोडक्ट की सारी चीज़ें खरीदता है तो एट द एंड फाइनल गलती कंज्यूमर की होती है, ना कि सेलर की। अब यहाँ पर हम इतनी सारी चीज़ें देखें और ये चैप्टर कंक्लूड की। अब देखते हैं कि CBSE कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले और सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो CBSE का होगा वो ये होगा, write the redressal system, write and explain about the redressal system of the Indian government। अब इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिड्रेसल सिस्टम के बारे में आपको पूरे के पूरे लिखने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन देते हुए। तो जैसे कि डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाए थे, आप बिल्कुल सीक्वेंस में लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन आप डालेंगे सुप्रीम कोर्ट वाला कि अगर फाइनल हियरिंग पे नेशनल कमीशन के बंदा सेटिस्फाई नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को फिर से फाइल कर सकता है और फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ही देगा। देन दूसरा क्वेश्चन, राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे के पूरे 6 राइट्स बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि केस स्टडीज का सबसे फेवरेट टॉपिक राइट्स ही होता है। अब 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के, और बाकी केस स्टडीज देखेंगे जब मैं रिवीजन करवाऊंगा, जो कि अब स्टार्ट करेंगे आपके हाफ ईयरली या फिर प्री बोर्ड से पहले।